सो आज हम लोगों ने पिछले लेक्चर की ही चीज़ों को एक्सटेंड करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने फोर्थ वेलोसिटी का कुछ तारुफ पढ़ा था। अब हम पहले लेक्चर में डिस्कस करेंगे फोर वेलोसिटी और फोर एक्सेलरेशन को। और ये जो पहला लेक्चर है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू सेकंड लेक्चर। क्योंकि इसमें आपका जितना भी होमवर्क है इस वीक का, वो सारी का सारा इसी लेक्चर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इसमें इसमें हम कोई मैथमेटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे, कोई ऐसी मैथमेटिक्स जो आपको किसी सेंस में मतलब शायद होमवर्क में काम आए, या इसमें मैथमेटिक्स वैसे कहने को तो है भी नहीं बहुत कोई इतनी ज्यादा। लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लेक्चर नंबर 10 होगा, उसका होमवर्क से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें हम एनर्जी और मोमेंटम को डिफाइन करेंगे अपनी इसी नोटेशन के अकॉर्डिंग। और कुछ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे जो अक्सर औकात रिलेटिविटी के बारे में शूक व शुबहात का इजहार करते हैं, खास तौर पर स्पीड ऑफ लाइट को लेके। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट होगा कि वो इन क्वेश्चंस को बड़े ही कॉन्सेप्चुअली और टेक्निकली आंसर आंसर हम लोग करने की कोशिश करेंगे उसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 9। पहले तो मैं आपको एक बहुत जो एक ना जिस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे उसी तरह की एक एक प्रोपोजिशन से स्टार्ट करवाता हूँ कि प्रोपोजिशन अब हम क्या ले रहे हैं इसमें। सो प्रोपोजिशन हमारे पास ये है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स टाइम लाइक हों तो वो कभी भी ऑर्थोगोनल नहीं हो सकते। So two time-like vectors A and B cannot be orthogonal to each other. इस पहले हम इसको प्रूव करेंगे और फिर हम इसकी दो तीन मिसालें स्टडी करेंगे। ये स्टडी करने का मकसद सिर्फ ये है कि ताकि आप लोग थोड़ा सा खुद भी विजुअलाइज करने की कोशिश करें, उनको सोचने की कोशिश करें कि जो थ्योरम्स हमने होमवर्क 4 में, मैंने आपको चार पांच थ्योरम्स दिए थे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 मेरे ख्याल में, क्या वो सिर्फ थ्योरम्स है या उनका कोई मकसद भी है, वो आपको रिलेटिविटी के बारे में कुछ चीजें बता भी रहे हैं। मैं यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर आपको कुछ मिसाल के तौर पर आपको कुछ चीजें करवाऊंगा। देन इसी तरीके से बाकी इंट्यूशन भी डेवलप कर सकते हैं बाकी थ्योरम्स के मुतालिक भी। पहले तो हम साबित करते हैं कि ये हमारी प्रोपोजिशन ठीक भी है या नहीं है। हमें सबसे पहले दो टाइम लाइक वेक्टर्स लेने होंगे। और अगर हमें पता है कि अगर दो ये आपके पास दोनों वेक्टर्स टाइम लाइक हैं, सो ए नॉट भी नॉन जीरो होगा और आपके पास बी नॉट भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि डेफिनेटली ये टाइम लाइक का वेक्टर्स हैं। सिमिलरली अगर आप किसी फ्रेम में काम कर रहे हैं, लेट मी कॉल दैट फ्रेम ओ बार। ये आपके पास ए नॉट आ जाएगा और इसको आप ए आई कह दें। इसी तरीके से किसी फ्रेम ओ बार में बी आप ले लेते हैं बी नॉट, और यहाँ पर आप ले लेते हैं बी आई। अच्छा, अब आपको पता है कि कोई टाइम किसी टाइम लाइक वेक्टर में ए आई भी जीरो होता है और बी आई भी जीरो होता है, वो वेक्टर टाइम लाइक है आपके पास। लिहाजा जब आप इन इन इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये आपके पास आएगा माइनस ए नॉट बी नॉट। ये आपको पता है ना ये हम कैसे ले रहे हैं, ये चीजें सारी क्लियर हैं इस वक्त जहन में। बट जी सर, क्लियर है। बट हाँ, ठीक ठीक हो गया। बट सिंस हमें पता है कि अगर वेक्टर्स टाइम लाइक है तो ए नॉट भी नॉन जीरो है, बी नॉट भी नॉन जीरो है,
फिर इस बात का मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी इज ऑल्सो नॉन जीरो। अगर ए डॉट बी नॉन जीरो है तो इसका क्या मतलब होगा कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल नहीं है, मतलब ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो सकते। सो ये तो हमने बड़ी इजीली प्रूव कर लिया इस थ्योरम को। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये थ्योरम कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो फर्स्ट करते हैं कि आपने फ्रेम ओ के बेसिस वेक्टर्स हम लिख लेते हैं। सो कोई फ्रेम ओ है आपके पास, और उस फ्रेम में हमारे पास बेसिस वेक्टर्स क्या है। बेसिस वेक्टर्स इन फ्रेम ओ सेटिस्फाई। अब आपको ये चीजें हमें पता है कि हमने पहले किया हुआ है कि किसी फ्रेम ओ में ये रिजल्ट किसके बराबर आता है, आ, ये रिजल्ट किसके बराबर आता है, और ये रिजल्ट किसके बराबर आता है। आपको पता है ये चीज -1 होती है, ये चीज +1 होती है, और ये चीज 0 होती है इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। क्लियर। यस सर। अच्छा, अगर हमें इस चीज को डिफाइन करना हो, मतलब कि एक सिंगल इक्वेशन के जरिए। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज और भी लिख देता हूँ कि ये जो इक्वेशन है आपके पास, दिस follows an orthonormal tetrad। सो अब मैंने यहाँ पर एक नया वर्ड लिख दिया, टेट्राड। ये होती क्या है टेट्राड? सो बेसिकली चार लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है। तो अगर जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर चार वेक्टर्स लिख रहा हूँ, सो 1 0 0 0, 0 1 0 0, सो 0 0 1 0, 0 0 0 1, क्या आप इनमें से किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो वेक्टर्स होंगे, इसका मतलब है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। सो इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पर टेट्राड का नाम दे रहे हैं। सो ये लोकली डिफाइंड होते हैं। लोकली डिफाइंड इसलिए होते हैं क्योंकि हो सकता है कि स्पेस टाइम के किसी रीजन में तो ये ऐसा हो रहा हो, लेकिन किसी दूसरे रीजन में ऐसा ना हो रहा हो। सो सो अब बाज़ अगर हम चीज़ों को लोकली और ग्लोबली डिफाइन करते हैं कि लोकली आपके पास ये चीज़ हो रही है और ये चीज़ ग्लोबली नहीं हो सकती, मतलब पूरे स्पेस टाइम के लिए नहीं हो सकता। क्योंकि डेफिनेटली स्पेस टाइम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट स्पेस टाइम पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट हो सकती है। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि लोकली भाई ऐसा हो रहा है। सो इन द सेम फैशन, सो दीज बेसिस विल फॉर्म अ लोकली लोकली डिफाइंड टेट्राड। मतलब किसी और पॉइंट पर हो सकता है कि बेसिस इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएं कि वो इसको फॉलो ना करें। जैसे आपको याद होगा, जब आपने क्वेश्चन नंबर यही क्वेश्चन होमवर्क 4 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें जो आपने बेसिस निकाली थी उनको आप -1 +1 नहीं लिख सकते थे। या चेक करें लिख सकते हैं या नहीं। अगर बहरहाल नहीं लिख सकते, सॉरी, हाँ, उसमें आपने देखा होगा कि जो E1 बार था वो असल में E0 और E1 की टर्म्स में आ रहा है। सो उसको आप किसी तरह से ई वन बार का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सो बहरहाल वो जो इस तरह के वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं फिर। अच्छा, जब हमने ये सारा कुछ लिख लिया है तो हम इसको एक नई डेफिनेशन
की सूरत में भी लिख सकते हैं। शायद हमने ये काम पहले भी किया हुआ है, लेकिन बहरहाल अल्फा बीटा इज इक्वल टू ईटा अल्फा बीटा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ईटा अल्फा बीटा और डेल्टा अल्फा बीटा बराबर है? क्या ये चीज ठीक है? नहीं, पहले भी डेल्टा नहीं लिखते थे, वो डेल्टा हम किसी और जगह लिखते हैं। हम्म, नहीं 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 नहीं। आपने डेल्टा ए बी को ऐसे डिफाइन किया था, अल्फा बीटा को। और आप ईटा अल्फा बीटा को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ये दोनों सेम है, इनमें टाइम कंपोनेंट डिफरेंट है। सो सो ये बेसिकली बराबर नहीं है, बिकॉज डेल्टा जीरो जीरो इज इक्वल टू +1, ईटा जीरो जीरो इज इक्वल टू -1। सो दैट्स वाई दोनों बराबर नहीं है। तो आपने यहाँ पर भी देख लिया कि जो दो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं, जो बेसिकली टाइम लाइक वेक्टर्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर ऑर्थोनॉर्मल आपके पास, सॉरी, ऑर्थोगोनल नहीं होते। सो एक और चीज चेक कर लेते हैं कि ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन क्या है आपके पास। सो फर्ज करते हैं कि किसी बेसिस ओ बार में ये वेक्टर सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को, और इन पर्टिकुलर हमें ये भी पता है कि ई नॉट, ई 0 बार, ई 1 बार आपके पास 0 होगी। अब आप इसे ड्रॉ करना चाहते हैं। अब हमें पता है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग। आप इन्हें स्पेस टाइम डायग्राम में ड्रॉ कैसे करेंगे? मुझे यहाँ पर स्पेस टाइम डायग्राम कॉपी करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मैं कर नहीं सका, तो बाहर इधर एक्स है, इधर आपके पास टी है, और ये कभी कभी ना, क्या इसका मसला होता है कि सो बाहर, ठीक है। सो इस तरीके से आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ये आपके पास ई 0 बार आ गया, ये आपके पास ई 1 बार आ गया। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, ई 0 बार और ई 1 बार, ये रिलेटिविटी में एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं या नहीं? अभी हमने ऊपर तो यही बात की है ना कि दो टाइम लाइक वेक्टर्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल नहीं हो सकते। तो हम स्पेस टाइम डायग्राम से इस बात को कैसे इन्फर करेंगे? अच्छा, अगर मैं यहाँ पर अम, अगर मैं यहाँ पर एक फोटोन की वर्ड लाइन ड्रॉ करूं, तो आपके पास कुछ इस फॉर्म में बनेगी। सो बेसिकली ये आपके पास है फोटोन की वर्ड लाइन। अगर कोई भी वेक्टर कोई भी वेक्टर उस सूरत में एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं अगर वो फोटोन की वर्ल्ड लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। जैसे आप देखें ये जो वेक्टर्स हैं, आप यहाँ पर, तो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कि ये चीज मेरे पास ई नॉट
सॉरी, ये चीज मेरे पास E1 होगी, और जो ये चीज है ये मेरे पास E0 है। मेरे फ्रेम में E0 और E1 जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि फोटोन के साथ ये वाला जो एंगल है 45 डिग्री का बना रहे हैं, ऐसे ही है। लेकिन जब मैं ओ बार फ्रेम के बेसिस वेक्टर्स को अपने फ्रेम में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का नहीं है। तो मेरे फ्रेम में भी ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल नहीं है। सर मतलब ये आपके फ्रेम में 45 के एंगल में नहीं है, लेकिन इसके अपने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, उसमें ये 45 के एंगल पर है। हाँ बिल्कुल, उसमें तो होंगे। ठीक है। दो वेक्टर्स रिलेटिविटी में उस वक्त ऑर्थोगोनल होते हैं जब वो फोटोन की वर्ल्ड लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहे हों। सो यहाँ पर हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंजेक्चर लिख सकते हैं, वो ये कि a vector tangent to the light ray is orthogonal to itself। कि एक ऐसा वेक्टर जो किसी लाइट रे के लिहाज से टेंजेंट पे ड्रॉ किया गया हो, वो अपने आप के ऑर्थोगोनल होता है। मसलन, अब मसलन इस बात की समझ आ रही है कि इस बात का क्या मतलब है कि अगर कोई हम लाइट ये एक लाइट रे जा रही है आपके पास, अगर हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट क्या बनेगा? इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या, कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट कौन सी लाइन होती है जो किसको किसी भी एक ही पॉइंट पर टच करती हुई गुजरे, और आपकी पासिंग लाइन के साथ एक 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। सो वो जो आपके पास टेंजेंट ड्रॉ होगा वो असल में इस तरीके से होगा, कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है। यस सर। सो सो अब इस वेक्टर की ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन सा होगा? क्या ये वेक्टर अपने आप के ऑर्थोगोनल है या नहीं है? जी, ये बात समझ में आ रही है किसी को? सर सही तरह से समझ नहीं आई सर, सॉरी सर। अच्छा ठीक है, और किसी को कोई इसमें इशू आ रहा है? अच्छा चलें, ठीक है, कोई आई डोंट नो कि, चलें ठीक है। इस बात को ना फिलहाल हम यहीं पर जरा स्टॉप करते हैं। इस बात को हम आखिर में दोबारा डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इस पॉइंट को भूल जाएं। ये पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं इसको आखिर में एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, किस बात का क्या मतलब है। अ, फिलहाल हम ऐसा करते हैं, फोर वेलोसिटी के आइडिया पे आते हैं जो हमारा असल में मेन टारगेट है, क्योंकि इसके ऊपर फिर टाइम ना हम काफी ज्यादा स्पेंड कर बैठ जाएं। सो इसको हम आखिर में देखेंगे, फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, एग्जाम्पल 3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक है फोर वेलोसिटी के साथ। अब हमें दोबारा से देखना है कि हमने फोर वेलोसिटी को किस तरीके से डिफाइन किया था। आपको याद हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फोर वेलोसिटी इज जस्ट द टाइम बेसिस वेक्टर इन MCRF। अच्छा, अगर अगर ये सिर्फ टाइम बेसिस वेक्टर है, तो फिर आपको याद होगा जिस तरह हमने ये किया था कि अगर आपके पास दो टाइम लाइक वेक्टर्स हों और ये -1 देते हैं, तो फिर आपके पास वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी -1 आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसके अंदर सिर्फ टेम्पोरल कंपोनेंट है ना।
और तो कोई कंपोनेंट नहीं इसमें। अब सवाल ये है कि हमने यहाँ पर एमसीआरएफ चूज क्यों किया है। एमसीआरएफ चूज करने की एक वजह तो आपके पास ये है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मोमेंटरीली रेस्ट की हालत में होते हैं, चाहे आपके पास फ्रेम एक्सेलरेटिंग भी है ही। तो रीजंस टू चूज एमसीआरएफ, ऑब्जेक्ट जो होते हैं मोमेंटरीली एट रेस्ट, और दूसरी रीजन आपके पास क्या हो सकती है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेम्पोरल कंपोनेंट नॉन जीरो होता है। अच्छा, अब असल सवाल क्या है यहाँ पर, असल सवाल ये है कि क्या, असल क्वेश्चन ये है कि ये जो रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या ये सिर्फ कन्वेंशन है या ये एक रिक्वायरमेंट है। क्या यू डॉट यू आपके पास +1 नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने अगर दो टेम्पोरल वेक्टर्स ही लेने हैं, हम दो टेम्पोरल वेक्टर्स ले लेते हैं कुछ इस तरह से। सो क्या ये दोनों टेम्पोरल वेक्टर्स नहीं है एमसीआरएफ में। जी। क्या ये टाइम लाइक वेक्टर्स हैं, टेम्पोरल वेक्टर इनके अंदर सिर्फ टेम्पोरल कंपोनेंट नॉन जीरो आ रहा है, स्पेशल कंपोनेंट जीरो है। ये सर ये टाइम पे वेक्टर है। ये टाइम लाइक कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, अब आप इनका यू डॉट यू लें, ये आपको क्या देंगे। सो होना ये चाहिए बेसिकली -d डॉट dt, और या ऐसे कर लेते हैं t डॉट t प्लस x डॉट x प्लस y डॉट y प्लस z डॉट z। सो -(-1 +1), और ये सारे जीरो कंपोनेंट्स हो गए। अब यहाँ पर u डॉट यू क्या आ रहा है, +1, ऐसे ही आ रहा है। यस सर। तो अब देखें, अब ऊपर मैंने ये डिफाइन किया है कि अगर मेरे पास ये फोर वेलोसिटी सिर्फ टाइम का बेसिस वेक्टर हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन मैं कंपोनेंट्स को तो इस तरीके से चूज कर सकता हूँ। तो फिर अब क्या मसला, ये कोई गड़बड़ नहीं हो रही कि यू डॉट यू एक तरफ मैंने -1 का, एक तरफ मैंने +1 कह दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूं तो फिर यहाँ पर मेरे पास माइनस आ जाएगा। यस सर। तो क्या ये रिक्वायरमेंट है या ये कन्वेंशन बन रही है यहाँ पर हमारे पास, या कोई हम गलती कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या रिलेटिविटी के अंदर फोर वेलोसिटीज का डॉट प्रोडक्ट -1 आना लाजमी है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक कन्वेंशन है हमारी। सर इसे कन्वेंशन कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसे रिक्वायरमेंट क्यों नहीं कहा जा सकता। सर हम जो डी वाला कंपोनेंट है वो चेंज कर रहे हैं, -1 से +1 कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो थ्योरम तो हमारा यही है ना कि दो जो टाइम लाइक वेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे के, उनका जो डॉट आता है वो भी हमने देखा है कि -1 आता है। यस सर। सो ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटिविटी में कि आपने वेक्टर्स को डिफाइन कैसे करना है। सो इसको हम कहते हैं कि सबसे पहली बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओनली अ कन्वेंशन नॉट अ रिक्वायरमेंट amounts only to parameterization।
इस बात का ताल्लुक किससे कि आप अपने वेक्टर्स को पैरामीटराइज कैसे कर रहे हैं। पैरामीटराइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने वेक्टर्स को किस तरीके से स्केल किया हो। जैसे मैं अगर एक्स को स्केल कर दूं सो लैम्डा एक्स पे, सो लैम्डा जो है ये मेरे पास एक पैरामीटराइजिंग फैक्टर है, मैंने इसको पैरामीटराइज कर दिया है। ये लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंट है। जिस तरह के आप पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आप अपने सर्कल को डिफाइन कर रहे हैं आर और थीटा के टर्म्स में। सो ये पैरामीटराइजेशन हो रही है। एक्स और वाई की सर्कल की पैरामीटराइजेशन हो रही है आर और थीटा के टर्म्स में। सो ये डिपेंड करता है कि आपने अपने वेक्टर को डिफाइन किस तरीके से किया हुआ है। सो हम इस पैरामीटराइजेशन में डिफाइन करते हैं यू को कि किसी फ्रेम ओ में आपके पास यू बराबर आएगा गामा, गामा वी एक्स, गामा वी वाई, गामा वी जी। अब आप यहाँ पर अगर इसका यू डॉट यू लें सो ये बेसिकली यू म्यू और यू म्यू बनेगा, और ये माइनस गामा स्क्वेयर, और इसी तरीके से अब बाकी आप लिख सकते हैं गामा स्क्वेयर वी स्क्वेयर। तो यहाँ से आप ले लें गामा स्क्वेयर कॉमन ले लें या माइनस गामा स्क्वेयर कॉमन ले लें, वन माइनस वी स्क्वेयर आ जाएगा। सो माइनस गामा स्क्वेयर ये जो पूरी चीज होती है ये वन ओवर गामा स्क्वेयर के बराबर होती है। सो यू डॉट यू असल में आपके पास माइनस वन आ जाएगा। लेकिन इट डिपेंड्स कि आपकी पैरामीटराइजेशन क्या है। इस पैरामीटराइजेशन के मुताबिक हम ऐसे काम कर रहे हैं। क्लियर? जी। क्योंकि जो आपका जो इंटरवल होता है वो इस तरीके से आप डिफाइन करते हैं ना, माइनस ए नॉट बी नॉट प्लस ए वन बी वन एंड सो ऑन। और वो जो मैंने माइनस को वी स्क्वायर लिख दिया ना, वो वी स्क्वायर असल में इस वजह से आ रहा है। ऐसा नहीं होता आइंस्टाइन समेशन में एक जो कंपोनेंट है एस पे लेते हैं एस बार में वो माइनस होता है, ये माइनस उस वजह से नहीं, वो चीज वो यहाँ पर आती है कि वो सिर्फ पोजीशन कंपोनेंट्स के लिए है। वो चीज पोजीशन कंपोनेंट्स में है। हर 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 कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट के लिए लाजमी नहीं है कि वो इस तरीके से आएंगे। ठीक है अली? ये सो हर कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट के लिए लाजमी नहीं कि ऐसा हो। अच्छा, अब ये जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखी है, अब मैं इसको दोबारा इसको एक और फॉर्म में लिखता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और भी है यहाँ पर। ये जो इक्वेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये वाली, यहाँ पर क्या हम ये बात एज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास ये जो फैक्टर है ये लेस देन वन नहीं आएगा? अगर ये क्या ये कंडीशन यहाँ पर अनट्रिवियल है या नहीं है? क्या u डॉट यू इज इक्वल टू माइनस वन वाली कंडीशन में हम ये बात एज्यूम कर रहे हैं v लेस देन वन वाली या नहीं कर रहे? कर रहे हैं अच्छा ठीक है, अगर हम ऐसा एज्यूम ना करें, अगर मैं ये कहूँ कि v ग्रेटर देन वन है तो फिर गामा क्या होगा? फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। हम्म। नहीं 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 नहीं, गामा को आप डिफाइन कर रहे हैं, गामा को आप ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, अगर आप v को ग्रेटर देन वन लेंगे तो गामा तो एक रियल नंबर ही नहीं रहेगा। सर वो कंपेयर करेंगे स्पीड ऑफ लाइट से हाँ, कि वी के करीब क्या वो तो हमने फिलहाल उसको v से कंपेयर, उसको c से कंपेयर, वो हमने नॉर्मलाइज किया हुआ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमने नॉर्मलाइज किया हुआ है इसलिए मैं c का जिक्र ही नहीं कर रहा। आप सिर्फ इस डिनोमिनेटर में देखें कि अगर मैं इस v को ग्रेटर देन वन ले लेता हूँ, सो लेट्स सपोज टू ले लेता हूँ, सो वन माइनस टू आ जाएगा। ये चीज बन गई है, ये तो रियल नंबर ही नहीं रहा। सो बेसिकली
हम यहाँ पर अंडरस्टूड बात है कि आपके पास जो v है वो लेस देन 1 ही आएगा। अच्छा, फिर इस बात का एक मतलब और भी हुआ। इस बात का एक मतलब, अच्छा, चूंकि आपका v ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, वरना गामा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, या वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो इसका मतलब है वो स्पेस लाइक भी नहीं हो सकता आपका आपका जो पैरामीटर्स हैं। सो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ हम टाइम लाइक पाथ्स को ही पैरामीटराइज कर सकते हैं। हम पैरामीटराइज को सिर्फ टाइम लाइक पाथ्स को ही कर सकते हैं। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, ईटा अल्फा बीटा डी एक्स अल्फा ओवर डी टॉ। अभी मैं डी टॉ बताऊंगा कि क्या होता है, फिलहाल आप इसको टाइम समझें। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? जी सर लिख सकते हैं। फिर दैट्स गुड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अभी हम इस इक्वेशन के बारे में मजीद बात करेंगे। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? तो सर चले, या फिर हम बात करते हैं फोर वेलोसिटी और फोर एक्सेलरेशन की। सो सबसे पहले हमें एक इन्फिनेटेसिमल अज्यूम करते हैं कि एक पार्टिकल है, और वो बड़ा ही कोई एक इन्फिनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट तय करता है, और उसके डिस्प्लेसमेंट को मैं किसी फ्रेम ओ में लिख देता हूँ इस तरीके से। सो डी टी डी एक्स डी वाई डी जी, और इसकी मैग्नीट्यूड भी हम लिख सकते हैं, और वो आपके पास बनेगी डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस डी टी स्क्वेयर प्लस डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर प्लस डी जी स्क्वेयर। और क्या ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिखी है, क्या ये इंटरवल की इक्वेशन नहीं है? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वेयर, और या फिर डी एक्स डॉट डी एक्स? जी सर लिख सकते हैं, लेकिन साथ माइनस आ जाएगा माइनस क्यों आएगा? क्योंकि सर वो चेंज कर रहे हैं ना। अगर ds बाहर ले रहे हैं तो माइनस आएगा। नहीं, ये बार नहीं है, ये वेक्टर्स का डाला हुआ है, भाई बार नहीं है। अच्छा, लेकिन आप आपको पता है कि इस सूरत में आपके पास जो वर्ल्ड लाइन है वो तो टाइम लाइक थी, क्योंकि वो हमने अभी डिफाइन किया है कि सो वर्ल्ड लाइन इज टाइम लाइक। सो लिहाजा डी स्क्वेयर को क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, इसमें हमने जीरो नहीं ली है, हमने बस एक पार्टिकल, उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया एक्स डी टी एक्स वाई जी में, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इन्फिनेटेसिमल है, जीरो नहीं लिया हमने। सर तो उसका टाइम भी तो होगा ना। हाँ, तो वो डी टी हमने यहाँ पर लिख दिया है, और वो डी टी यहाँ पर भी आ गया है। यहाँ पर आप कह रही टाइम है या नहीं? नहीं, ये देखें, ये मैंने इस वेक्टर को लिखा है, डी एक्स वेक्टर को लिखा हुआ है, डी एक्स वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसका मतलब है कि इसमें ये चारों चीजें यहाँ पर शामिल हैं। सो बेसिकली ये इक्वेशन असल में इसके बराबर ही है। अच्छा, चूंकि आपने ऊपर बात की है कि आपके पास वेलोसिटी का जो वेक्टर होता है वो टाइम लाइक होता है, सो लिहाजा वो फिर डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास टाइम लाइक होना चाहिए। अगर आपके पास ये टाइम लाइक है तो कॉरस्पॉन्डिंगली इंटरवल भी टाइम लाइक आएगा। अगर इंटरवल टाइम लाइक है तो फिर ये चीज क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ से इससे हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं, डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस डी टॉ स्क्वेयर।
क्योंकि आपके पास टाइम लाइक इंटरवल में तो सिर्फ ऐसे ही होता है ना, ये चीज डी टी स्क्वायर के बराबर आती है। क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट्स तो जीरो हो जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। यस सर। ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सर ये तो बात रिपीट कर सकते हो। देखिए आपने ये कहा है कि आपका जो वर्ड लाइन है वो टाइम लाइक है, वो हमने अभी देखा है कि वो टाइम लाइक क्यों है। अगर वर्ड लाइन टाइम लाइक है तो हमारा जो मैट्रिक्स जिस तरीके से हम डिफाइन करें माइनस प्लस 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 की फॉर्म में, उसमें डी स्क्वायर को क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर डी स्क्वायर को लेस देन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब है कि ये जो नंबर आपने यहाँ पर अभी लिखा है डी एक्स डॉट डी एक्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम का कंपोनेंट होना चाहिए। ऐसे ही है, इसमें कोई और तो कंपोनेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि टाइम लाइक है। जी सर। अच्छा, तो क्या मैं फिर इस चीज को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ? जी सर बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर इसके साथ ही मैंने असल में ये चीज भी लिखी है ना कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी कि डी टॉ स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स डॉट डी एक्स। अब ये चीज हमें दे क्या रही है, अभी हम देखते हैं। हाँ, हम ये कह, सो बेसिकली डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी टॉ स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टॉ डॉट डी एक्स ओवर डी टॉ। ये चीज किसके बराबर होनी चाहिए? यस सर। ये किसके बराबर होनी चाहिए? ये बेसिकली पोजीशन ओवर टाइम है। पोजीशन ओवर टाइम है, तो ये असल में वेलोसिटी है आपके पास, तो ये चीज यस सर। -1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। सो असल में ये चीज किसके बराबर आ रही है, -1 के। तो क्या आप यहाँ से प्रॉपर टाइम को फिर डिफाइन कर सकते हैं, माइनस डी एक्स। कैसे डिफाइन किया जा सकता है? सर माइनस किस तरह आएगा डीएक्स के साथ सर? क्योंकि हमने शुरू में डिफाइन किया था ना कि यू डॉट यू इज इक्वल टू -1 होता है। और ये जो चीज है ये आपके पास क्या दे रही है, ये बेसिकली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। अगर आप थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लें कि थ्री वेलोसिटी है, सो बेसिकली थ्री डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय थ्री टाइम, इट्स जस्ट बिल्कुल लाइक सर। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। तो आपके पास ये चीज -1 के बराबर आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो फिर दोबारा से माइनस का साइन आ गया, ये वाला, ये माइनस का साइन, ये अगेन एक रिक्वायरमेंट है या कन्वेंशन है? क्योंकि आप देख, सोचने वाली बात ये है कि अब आप स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन लेके जा रहे हैं, तो क्या ये प्रॉपर टाइम को कॉम्प्लेक्स नहीं बना देगा? यस सर। कोई और सोचे, कोई और बताए, क्या ये नेगेटिव का साइन आपके प्रॉपर टाइम को कॉम्प्लेक्स नहीं बना देगा, या ये ऐसा करना मजबूरी है हमारी इस वक्त यहाँ पर, हमने जानबूझ सर के ऐसे डिफाइन मजबूरी, किया है? मजबूरी है सर। क्यों? क्योंकि सर पोजीशन ओवर टाइम नेगेटिव में। नहीं, लेकिन उससे क्या फर्क क्या पड़ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर तो टाइम का कंपोनेंट आ ही नहीं रहा। स्क्वायर रूट के अंदर तो नेगेटिव है ही नहीं। मैं सर वो आपको, ऊपर हमने जो वर्ड लाइन की थी वो टाइम लाइन थी, इसके अंदर टाइम का हाँ पोजीशन। बिल्कुल जबरदस्त। अब रीजन ये है कि हमने इस चीज को डिफाइन किया हुआ है इस तरीके से, डी एक्स डॉट डी एक्स को।
अब मसला ये है कि ये जो आपका टाइम वर्ड लाइन है वो टाइम लाइक है। टाइम लाइक होने का मतलब है कि ये जो नंबर है ये असल में नेगेटिव होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव का साइन नहीं लगाऊंगा तो इस तो बेसिकली ये नेगेटिव स्क्वायर रूट को माइनस कर देगा। सो बेसिकली, सो लेट्स सपोज अगर ये प्लस होता है यहाँ पर और ये नंबर तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, सो से ये आपका इंटरवल -2 के बराबर है। अब ये नंबर ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाता हूँ तो फिर मेरा इंटरवल जब भी टाइम लाइक होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास नंबर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सो ये एक फाइनाइट और रियल है। ये जो नंबर है ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आप इस प्रॉपर टाइम को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इस प्रॉपर टाइम को फाइंड कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने जानबूझ के यहाँ पर नेगेटिव का साइन इंसर्ट करवाया था। सो ये पैरामीटराइजेशन जो हमने यहाँ पर की है, ये वाली, ये पैरामीटराइजेशन हम जानबूझ के कर रहे हैं ताकि हम टाइम कैलकुलेट कर सकें। एक मतलब इस बात का ये भी है। क्लियर? जी सर। तो ये चीजें पर आपस में डेट ऑर्डर हमने डिफाइन करवाया हाँ। प्रॉपर टाइम के लिए। क्या क्या दोबारा बताइएगा। डेट आपने प्रॉपर टाइम के हाँ, लिए ये जो डिफाइन। डी टॉ है आपके पास ये प्रॉपर टाइम है यहाँ पर। वो आप जब से आपको याद होगा आप ये इक्वेशंस लिखते आए हैं एफएससी में, आपने पढ़ी होंगी। सो बेसिकली यहाँ पर जो टी नॉट है ये आपके पास टॉ के बराबर है, ये प्रॉपर टाइम है आपका। लेकिन चूंकि हम अपनी सारी बातें हम नोटेशन भी तब्दील कर रहे हैं और चीजों को ज्यादा बेसिक लेवल पे जाकर स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हम टी नॉट यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, हम टॉ यूज कर रहे हैं। इज जी दैट क्लियर? ये अब ये इसको दोबारा से इन चीजों को जरा तसल्ली से एक दफा दोबारा देख लें, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा आपस में इंटरलिंक्ड हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं होनी रहनी चाहिए यहाँ पर। कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर किसी का? सर ये सारा काम सर्वर हो गया। ये सारा काम नहीं, ये सारा काम आ, ये डिपेंड करता है कि आप किस किस फ्रेम में काम कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर किसी फ्रेम की बात नहीं की, तो हम जिस भी फ्रेम में काम करें यहाँ पर उसमें ये रिजल्ट्स आएंगे। सर स्टार्ट हमने किया था कि सर्वर हो गया ये योग अच्छा, वैसे एक का। मजेदार चीज आपको आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, वो ये देखें कि ये जो जी dx डॉट dx है ये आपके पास ds स्क्वेयर है। जी सर। ये क्या है? ये तो इनवेरिएंट क्वांटिटी है। जी तो जब ये इनवेरिएंट है तो फिर डी टॉप भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। जी सर। इट डजेंट मैटर कि ये फ्रेम कौन सा है कौन सा नहीं है, कम से कम आपके प्रॉपर टाइम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे अगर फ्रेम चेंज हो भी जाए तो इस पे फर्क नहीं क्योंकि पड़ता। आपने प्रॉपर टाइम को डिफाइन एक इनवेरिएंट क्वांटिटी के टर्म्स में किया हुआ है। डेटा की हर फ्रेम में सेम वैल्यू होगी। हाँ, क्योंकि आपने इसको डिफाइन ही एक इनवेरिएंट के तौर पर किया हुआ है यहाँ पर। बेसिकली इट्स स्क्वायर है, सिर्फ एक इनवेरिएंट क्वांटिटी का स्क्वायर रूट है। उसको यूं भी कर सकते हैं जिस तरह हमने क्विज में किया था, अगर दो डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर है, इस वजह से डेटा को हम स्केलर कह सकते हैं कि हाँ, हर स्केलर है, बिल्कुल बिल्कुल स्केलर है, स्केलर होगा। स्केलर है। अच्छा, अब यहाँ पर वैसे दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब हमें उनको भी साथ ही वैसे देख लेना चाहिए कि
अगर आपके पास पार्टिकल का जो इसको ऐसे कर देखना चाहिए कि अब यहाँ पर एक डिस्टिंग्विश जरूरी है, वो ये कि अगर आपके पास पार्टिकल का फ्रेम इनर्शियल है और नॉन इनर्शियल है, उसमें वर्ड लाइन किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी या वर्ड लाइन का टेंजेंट किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। फिलहाल मैं अभी, चूंकि मैंने एक्सलेटिंग फ्रेम्स के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की है, तो बल्कि हमने अभी तक बिल्कुल भी बात नहीं की एक्सलेटिंग फ्रेम्स के बारे में। मैं सिर्फ यहाँ पर दो कमेंट्स लिख रहा हूँ और देन हम उनको किसी और वक्त दोबारा तफसील के साथ हम डिस्कस करेंगे। या हो सकता है कि मैं ट्यूटोरियल में उनके बारे में बात करूं। मैं फिलहाल उनको सिर्फ लिख रहा हूँ, उनके बारे में बात नहीं करूंगा ताकि और कंफ्यूजन फिलहाल क्रिएट ना हो। कि आपने बात की है कि डी एस स्क्वेयर नेगेटिव है। अब यहाँ पर दो कंडीशन है। इनर्शियल फ्रेम में ये क्यों कंडीशन क्यों कि इनर्शियल फ्रेम में किस तरीके से पता लगेगा ये नेगेटिव और नॉन इनर्शियल में कैसे पता लगेगा। हम पहले बात कर लेते हैं कि इफ पार्टिकल्स फ्रेम ओ बार इज इनर्शियल, तो फिर तो जो इसकी वर्ड लाइन होगी, चूंकि टाइम लाइक पार्टिकल है, तो फिर तो इसकी वर्ड लाइन सिर्फ और सिर्फ टी एक्सिस के लॉन्ग ही होगी। ऐसे ही है, क्योंकि टाइम लाइक है ना पार्टिकल आपका। सो आप जब आप इसको किसी ओ में ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ओ से देख रहे होंगे, तो आपको एक टाइम लाइक वर्ड लाइन मिलेगी। टाइम लाइक वर्ड लाइन एज viewed in ओ। तो यहाँ तक तो इसमें खैर कोई 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 मुश्किल चीज बात नहीं है। लेकिन if particles frame O bar is non-inertial, यानी कि एक्सेलरेटिंग आपके पास हो, तो फिर आप उस वर्ड लाइन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो आपके पास टाइम लाइक होगा। आ, अब ये टाइम लाइक क्यों होगा आपके पास, ये स्पेस लाइक क्यों नहीं हो सकता किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में? क्योंकि v हमेशा c से कम रहेगी। तो आपके पास जो भी पार्टिकल का पाथ आएगा वो हमेशा उस लाइट कोन के अंदर ही रहेगा। लेट्स सपोज अगर ये आपके पास फ्रेम है और ये आपके पास लाइट कोन है, तो कोई भी एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है, से वो ये वाला पार्टिकल है, सॉरी ये कभी भी इस लाइन से बाहर नहीं जा सकता, ये हमेशा इस कोन के अंदर ही रहेगा। जब तक कि इस कोन के अंदर है तो ये टाइम लाइक इंटरवल शो कर रहे हैं। क्लियर? जी सर। आप इस वर्ड लाइन के ऊपर जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमेशा टाइम लाइक होगा। यहाँ पर ड्रॉ कर लें, यहाँ पर ड्रॉ कर लें, यहाँ पर ड्रॉ कर लें, वो कभी भी आपके पास, कभी भी वो आपके पास स्पेस लाइक नहीं हो सकता अगर वो एक्सेलरेटिंग भी है तो। जी सर। टाइम लाइक रीजन के अंदर ही रहेगा। हाँ, टाइम लाइक रीजन के अंदर ही रहेगा। दोनों सूरतों में हमने देख लिया कि वर्ल्ड लाइन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप वो हमेशा टाइम लाइक होगा, वो स्पेस लाइक नहीं हो सकता। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसी प्रोपोजिशन से आ रहे हैं जो हमने सबसे शुरू में बात की थी। अब हम यहाँ पर एक चीज कंसिडर करते हैं कि डी एक्स ओवर डी टाउ डॉट डी एक्स मस्ट lie along और
यहाँ पे लिखते हैं और टेंजेंट टू दी वर्ड लाइन। अगर आपके पास कोई फ्रेम इनर्शियल है तो फिर आपके पास ये जो क्वांटिटी मैंने यहाँ पर लिखी है अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी, इसको वर्ड लाइन के अलोंग लाई करना चाहिए, और अगर फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो उसके इसके टेंजेंट पे होना चाहिए। ये अभी कुछ देर में क्लियर हो जाएगी आपके पास। ऐसा क्यों है उसकी वजह बड़ी सादा सी है। उसकी वजह ये है कि आपके पास जो dx है, dx में कोई स्पेशल कंपोनेंट नहीं है क्योंकि टाइम लाइक है, क्वांटिटी है। अच्छा, सो अगर आप इसको किसी एमसीआरएफ में डिफाइन करें इस क्वांटिटी को, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एमसीआरएफ है, और ये चीज बनेगी डी टी 000, और इसमें आपके पास डी टॉ और डी टी दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये मोमेंटेरली को मूविंग है। तो लिहाजा जो आपके पास ये वाला टाइम आएगा वही आपके पास को मूविंग टाइम, वही आपके पास प्रॉपर टाइम होगा क्योंकि ये मोमेंटेरली फ्रेम रेस्ट की हालत में है। सो दैट्स वाई इस पे ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। सो यहाँ से हम फिर ये चीज भी लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी किसी एमसीआरएफ में बराबर होगा 1000 पे, या हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ई नॉट एमसीआरएफ। ये लिखा जा सकता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर वेलोसिटी। अच्छा, हम हम इस बात का मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि ये जो मैंने क्वांटिटी यहाँ पर डिफाइन की है किसी एमसीआरएफ में, उसको मैं डी एक्स ओवर डी टॉ लिख सकता हूँ क्योंकि एमसीआरएफ में तो टी डी टी और डी टॉ दोनों बराबर हैं। सो मैं इस क्वांटिटी को फोर वेलोसिटी कह सकता हूँ। अगर अगर मैं अब ये काम करूं, इसी का दोबारा से टाइम डेरिवेटिव ले लूं, लेकिन वो डेरिवेटिव प्रॉपर टाइम के लिहाज से होगा, तो क्या ये मेरे पास किसी तरह का एक्सेलरेशन नहीं बन रहा? न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर भी मैं यही कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ आपके आपके फोर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, सॉरी फोर वेलोसिटी को। क्लियर? यस सर। अच्छा ठीक है। अब आपको पता है कि अब मसला ये है कि जब फोर वेलोसिटी एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं तो फोर एक्सेलरेशन के चार कंपोनेंट होने चाहिए। आपको चलें आप ये तो मान लेते हैं और इस बात पे आपका इत्तेफाक भी हो जाता है कि डी यू नॉट ओवर डी टॉ, ये आपके पास ए एक्स आ गया, सॉरी ये आपके पास इसके बराबर आ गया डी यू टू ओवर डी टॉ, ये आपके पास ए टू आ गया, डी यू थ्री ओवर डी टॉ, ये आपके पास ए थ्री आ गया। लेकिन डी यू नॉट ओवर डी टॉ किसके बराबर होगा? अब इसके बारे में हम देखते हैं कि अब इस चीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये क्वांटिटी हमारे पास नहीं आएगी हम फोर एक्सेलरेशन को डिफाइन नहीं कर सकेंगे। सो लेट्स डू के अब हम यहाँ पर एक एक कैलकुलेशन करते हैं और चेक करते हैं कि हम क्या इन्फर कर रहे हैं वहां से। आपने ये चीज लिखी थी यू डॉट यू, इसको प्रॉपर टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं, यू डी यू ओवर डी टॉ प्लस, सो ये चीज आपके पास बन गई टू यू, और यहाँ पर आपके पास है -1, ये चीज 0 के बराबर आ गई।
सो इस बात का एक मतलब ये है कि ये चीज है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो आपके पास ये वेक्टर जीरो है या आपके पास ये क्वांटिटी जीरो है। दोनों जीरो हो नहीं सकती, कि दोनों भी हो सकती हैं जीरो। तो सर दोनों जीरो हो वेलोसिटी नहीं सकती, तो जीरो इसका मतलब है, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, बताएं। सर वेलोसिटी जीरो नहीं होती। हाँ वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि दिस कैन ओनली बी पॉसिबल, और वेलोसिटी के अंदर टाइम कंपोनेंट मौजूद है। ऐसे ही है। यस सर। क्लियर यहाँ तक? तो इसका मतलब है कि आपके x4 एक्सेलरेशन का जो टाइम कंपोनेंट है वो नॉन वो जीरो होगा। अब इसको आप अगर अगर अभी भी किसी को इन्फिन है तो वो यहाँ से चेक कर सकता है। आपने कहा है कि आपके पास जो u है ये इस तरीके से आपने डिफाइन किया है, गामा और गामा v। अब आपको यहाँ पर ये क्वांटिटी जो है वो जीरो करनी है। ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये तभी जीरो हो सकती है। सो बेसिक चलिए मैं आसानी के लिए ना फिलहाल यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर देता हूँ। ये उसी सूरत में जीरो हो सकता है जब आपके पास डी यू ओवर डी टाउ में ये वाला कंपोनेंट जीरो है और यहाँ वाले कंपोनेंट जितने भी हों वो नॉन जीरो हैं। अदरवाइज तो कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं जो इसको जीरो बना सके। ऐसे ही है। सर इसमें टाइम है तो इसका मतलब है कि टाइम पास नहीं हो रहा। नहीं टाइम पास हो रहा है, लेकिन मतलब ये कि आप जब उसी टाइम को, वो जो पास हो रहा है उसी को टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास एक तरह से कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि आपका जो आपका आ, या इसको इसको इस तरीके से हम इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अम, कोई फोटोन जो असल में टाइम एक्सेलरेट तो कर ही नहीं रहा, आपके पास कोई भी पार्टिकल है, आप उसको प्रॉपर टाइम के लिहाज से जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक मिनट जरा, या, इसकी फिजिकल रीजन हम क्या दे सकते हैं यहाँ पर। हाँ, इसको हम किस तरीके से एक अच्छे इसका तरीके, इसका मतलब है कि वो मतलब स्पेस में मूव हो रहा है पर टाइम का पार्ट जीरो है तो मतलब ये टाइम टाइम में मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा आपके पास। क्या से टाइम के अंदर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, मूव वो कर रहे हैं टाइम में क्योंकि आपके पास फॉर वेलोसिटी के अंदर टाइम का कंपोनेंट है। फॉर वेलोसिटी में टाइम का कंपोनेंट है, मतलब मूव तो वो कर रहे हैं ना टाइम के अंदर। फैमिली पास हो रहे हैं। हाँ टाइम तो पास हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन के अंदर टाइम का कंपोनेंट नहीं है। मतलब कि एक्सेलरेशन की टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, प्रॉपर टाइम के ऊपर। टाइम के अंदर वो मूव तो कर रहे हैं क्योंकि जब आपने एक दफा डीएक्स को डिफाइन कर लिया था यहाँ पर कि आपके पास जो ये जो डीएक्स है ये आपके पास बेसिकली आपके पास एक फोर वेक्टर है जिसके अंदर टाइम का कंपोनेंट भी आ रहा है, जैसे यहाँ पर देख लें। तो इट मीन्स कि उसने टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट तो कवर किया है। ठीक है, तो उसने टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट तो कवर किया, सिर्फ उसका जो एक्सेलरेशन वाला कंपोनेंट है वो आपके पास जीरो आ रहा है। कि टाइम के एक्सेलरेशन के लिहाज, प्रॉपर टाइम के लिहाज से एक्सेलरेशन जो है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई डोंट नो कि इसकी फिजिकल रीजन मैं इसको किस तरीके से डिस्क्राइब करूं, लेकिन मैं इसको अगले लेक्चर में इसकी फिजिकल इंडिकेशन अगले लेक्चर में आपको एक दफा दोबारा समझाता हूँ। मैं एक दफा इसको एक डिस्कस कर लूं, एक दफा इसको मैं खुद चेक कर लूं
सो आई हैव नो आइडिया कि मैं इसको फिजिकल इंट्यूशन इसकी किस तरीके से दूं, बट दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। मैं इसको इस इंट्यूशन को ना नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करता हूँ। That, so that's a very good and very reasonable question. सर इससे पीछे कास्टिंग में स्पेशल पार्ट्स जीरो थे। कहाँ पर? यहाँ पर ये तो हमारी फोर वेलोसिटी की डेफिनेशन है ना। हम डिफाइन इसको जेनेरिकली ऐसे करते हैं, लेकिन आप वेलोसिटी के जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं उनको जीरो नहीं लेते। आपको पता है कि असल में ये तो हमने सिर्फ उसको डिफाइन किया कि एमसीआरएफ का टेम्पोरल बेसिस वेक्टर है, लेकिन असल में जो आप यू को डिफाइन कर रहे होते हैं वैसे कर रहे होते हैं गामा गामा वी एक्स। सो इस तरीके से, यानी कि आप उनको इस तरीके से डिफाइन कर रहे होते हैं। सर जब डेल्टा जीरो से स्मॉल होता है तो इसका मतलब है कि टी जो है वो आर से लार्ज है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आर जो है मतलब वो जीरो ही है, मतलब स्पेशल पार्ट्स उसके जीरो है। हाँ वो टी ठीक है। स्मॉल है पर जीरो नहीं है। हाँ वो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो जीरो नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जीरो क्यों है? यहाँ पर हमने जीरो इसलिए लिए हुए हैं कि हमने वेक्टरी टाइम लाइक डिफाइन किया है। एक वेक्टर ऐसा है जो कंप्लीटली टाइम लाइक है, वो उसके अंदर कोई स्पेशल कंपोनेंट नहीं आ रहा। सो दैट्स वाई हम ये कह रहे हैं कि उसके अंदर कोई स्पेशल कंपोनेंट नहीं है। हमने उसको डिफाइन ही टाइम लाइक किया, और वो टाइम लाइक हमने डिफाइन क्यों किया है वो हमें यहाँ पर हमने रीजन डिस्कस की थी कि अगर हम उसको टाइम लाइक डिफाइन नहीं करते तो असल में अगर उसकी बेसिकली वेलोसिटी को टाइम लाइक वेक्टर के तौर पर डिफाइन नहीं करते तो उसका जो प्रॉपर टाइम होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारी इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ओके सर ठीक है। वरना आप कोई और कन्वेंशन ले लो, उसमें आप यू डॉट यू को +1 करें और देन उनको आप डी एक्स डी वाई डी जी को कंसिडर करते रहें, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये वैसे बड़ा एक इसकी जो है ना इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये मैं आपको अगले लेक्चर में जरा एक दफा दोबारा बताता हूँ। मैं इसको खुद एक दफा देखता हूँ इस चीज को। मुझे इस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरीके से इसको फिजिकली आपको बताऊं। बहरहाल ये हमारे पास डेफिनेशन है आपके पास 4x सॉल्यूशन की। सॉरी। सो इसका मतलब ये होगा कि आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं फिर 4x वेलोसिटी और 4x सॉल्यूशन एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। क्लियर? यस सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का इस सवाल के अलावा, इसकी फिजिकल इंट्यूशन के अलावा कोई क्वेश्चन? ये हमारे पास फोर वेलोसिटी की जितनी भी डिस्कशन थी वो तकरीबन एंड हो गई है। मैं फिलहाल रिकॉर्डिंग पास करने लगा हूँ और ये हमारा पहला लेक्चर आज एंड हो गया है।